हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक एमएक्स एक्सेल का नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट। ये बिल्कुल कंप्लीट सैलरी शीट है जिसमें आज आपको पूरी जिसमें डीए, टीए, एचआरए, महंगाई भत्ता, ओवर टाइम, ग्रॉस सैलरी, पीएफ हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे कि देखिए आप ये देख सकते हैं इस तरीके की एक मैंने सैलरी शीट यहाँ पे बना के रखी है। लेकिन हमें एक नई सैलरी शीट बनानी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नया पेज ले लेंगे एक्सेल में। इसी के बाजू में मैं एक पेज ले लूँगा और इस पर मैं इसको बनाना चालू करूँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे एक पेज मतलब जो हमारी ये फर्स्ट जो ये दिया है इसको छोड़ के नीचे वाले सेल पे आना है और यहाँ पे चालू करना है और लिखना चालू करना है, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें एम्प्लॉय लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं EMIP.ID एम्प्लॉय आईडी। फिर टैप करेंगे और यहाँ पे अगला बनाते हैं हमारा जो एम्प्लॉय नेम होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय, फिर डॉट लगाते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं नेम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला बनाते हैं जो कि है हमारा डेजिग्नेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं डेजिग्नेशन, फिर टैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बेसिक सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेसिक सैलरी और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं टीए। टीए क्या है यहाँ पे? टीए का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम अटेंडेंस लगाते हैं उनकी, उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं T.ATT और डॉट लगा देते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक शॉर्ट फॉर्म बन के आ जाएगा अटेंडेंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगली हेडिंग बनाते हैं जो कि हमारी सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं सैलरी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे अगले टैब पे बनाते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउमेंट। तो यहाँ पे हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे H, फिर लिखेंगे R और फिर लिखेंगे A, HRA, और फिर स्पेस दे के लिख देंगे 10%। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ये 10% ज़्यादातर कंपनीज़ में दिया जाता है। अगर आपकी कंपनियों में इस प्रकार से दिया जाता है तो ठीक है, या फिर डायरेक्ट सैलरी दिए मतलब सैलरी का एक कुछ अमाउंट दिया जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। हमने 10% डाला है। इसके बाद हम आगे लिखते हैं यहाँ पे DA। DA होता है डियरनेस अलाउमेंस। ठीक है, ये भी एक तरह का आपको सैलरी मतलब सैलरी पे दिया जाता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं और ये मिलता है 75%, 7.5 है ना, इस तरीके से मिलता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और फिर यहाँ पे बनाना है टीए। ठीक है, टीए बना दिया। ट्रैवलिंग अलाउंस, इसको ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं, तो हमने इसको भी बना दिया है। ठीक है, ये अपने हिसाब से भी आप दे सकते हो, जितना आप देना चाहो, नहीं तो परसेंटेज में देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। फिर यहाँ हम बनाएंगे M.A। M.A क्या है? ये है महंगाई भत्ता। अगर जब महंगाई बढ़ती है या बजट आता है तब हमें महंगाई के जो एक बजट निकलता है उसके हिसाब से एक भत्ता दिया जाता है, या फिर मान लो एक तरीके से थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा बढ़ा के दी जाती है। फिर इसके बाद आते हैं अगले पे जहाँ पे लिखना है OT। OT के बाद यहाँ पे डॉट लगाना है और फिर यहाँ लिखना है इन हावर। ठीक है, जैसे लिख देंगे। अब ये हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये ओवर टाइम इन हावर्स, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसे कितनी सैलरी दी जाती है या फिर उसमें कितनी सैलरी उसकी जुड़ के मिलती है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ओवर टाइम सैलरी को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे OT.सैलरी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं जो कि है हमारी ग्रॉस सैलरी। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, फिर हम टैब बढ़ के आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फिर PF। जो PF मिलता है उसको भी लिखना होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया P.F और ये 12% मिलता है ज़्यादातर कंपनीज में। किसी में 25% मिलता है, किसी में 20% मिलता है, ये उनके ऊपर है जो भी लेते हैं, मतलब PF अपना कटवाते हैं। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ बहुत वक्त से काम कर रहा होता है तो उसको एक PF प्रोविडेंट फंड इसे कहा जाता है, ये उसकी सैलरी से काटा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अपनी जो सबसे आखिरी होगा वो होगा नेट सैलरी। ठीक है, ये आपको जो एम्प्लॉय होता है उसको दी जाती है, फिर जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसको मिलती है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसे हमें नाम लिखने हैं या फिर जो उनकी आईडी है वो लिखना है, तो यहाँ पे एक हम आईडी बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं EEMP
EMP और फिर 01, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं और इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर बन के आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पिछली शीट से ही नेम उठा लूँगा ताकि इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके। तो हमने इसे कॉपी कर लिया और इस शीट में आकर हमने इसे पेस्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ आए, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको बोल्ड भी हटा देते हैं, अभी बाद में सब फॉर्मेटिंग करेंगे हम, अभी के लिए बस इतना ही किया हमने। और जो भी आपके जो हेडिंग्स है वो अगर ढक रही हो या फिर अच्छे से दिख नहीं रही हो तो आप क्या करें, ऊपर से सभी सेल्स को सेलेक्ट करके किसी भी सेल पे डबल क्लिक कर दे तो ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हमें डेजिग्नेशन में जो इनका मतलब एक तरीके से जो जो काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्कर है, मैनेजर है, प्यून है, क्लर्क है, सर्वेंट है, जो भी ये है, इनके लिए हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे। तो वो से कैसे बनाएंगे, एक तरीका तो ये है कि आप अलग से यहाँ पे लिख दें और उसको फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रिएट कर दें। जैसे कि हम यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं और मैंने यहाँ पे एक अलग से शीट में इसको लिख के भी रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन इस तरीके से यहाँ पे बना के रखे, तो मैं इन्हीं को ले लूँगा। तो मैं कैसे लूँगा इनको कि यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर है, मैं सबसे पहले जाऊँगा डाटा पे और फिर जाऊँगा डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे फिर अलाउंस में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर एनी वैल्यूज़ लिखा रहेगा, इस पर हम लिस्ट ले लेंगे और यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे और सोर्स में जो हमारी पहली शीट है यहाँ से हमारा जो सोर्स है, जैसे कि यहाँ पे वर्कर है, मैनेजर है, स्टाफ है, क्लर्क है, प्यून है, सुपरवाइज़र है, इन सभी को लेके बस मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और इसी को मैं क्या है यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हर एक जगह पे यहाँ मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी भी वर्कर या मैनेजर या सुपरवाइज़र का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको उसको क्लिक करके यहाँ पर लेना पड़ता है कुछ इस प्रकार से और आपका काम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, या फिर आप जब अपने मतलब ऑफिस में काम करेंगे तो आपके लिए भी ये थोड़ा सा काम इजी बना देता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इस तरीके से मैंने देखिए 2-4 यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इनके बाद आ जाते हैं और उनकी बेसिक सैलरी। अब जैसे मान लेते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको हमें एक बेसिक सैलरी एक तरीके से ही देनी है कि मतलब जो वर्कर है उसको 15,000 देनी है, मैनेजर को 30,000 देनी है। तो ये अगले वाले का नाम जो है यहाँ पे लिखा है स्टाफ और फिर यहाँ पे लिखा है क्लर्क, फिर यहाँ लिखा है प्यून और फिर यहाँ लिखा है सुपरवाइज़र। तो इस प्रकार से हमने ये सभी नाम लिखे हैं। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम ये नाम जो मतलब लें और उनकी सैलरी अपने आप ही यहाँ पर बनी आ जाए, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने यहाँ पे भी बना के रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिक सैलरी की मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखी है, तो आप इसको भी लेकर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल काम करेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर इसको रखेंगे कर्सर को और फिर से डाटा पे जाएंगे। यहाँ पे डाटा पे जाके डाटा टैब पे जाके डाटा वैलिडेशन पे जाके वही काम जो हमने अभी पहले किया एक बार और वही करने वाले कि अलाउंस पे जाके ले लेंगे लिस्ट और फिर सोर्स पर जाके हम जो हमारा सोर्स है शीट 1 में उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे ओके। अब जो भी इनकी सैलरी है बस मुझे उसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को ड्रैग कर दिया तो ये हर जगह आ गई है। तो जैसे मैं वर्कर्स को देता हूँ 15,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये लिख दिया। मैनेजर को देता हूँ 30,000 रुपये, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर से यहाँ पे वर्कर आ गया तो फिर से यहाँ पे वर्कर और 2 बार यहाँ पे वर्कर आ गया, 3 बार आ गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टाफ को देता हूँ मैं 12,000 रुपये और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लर्क को देता हूँ मैं 15,000 रुपये और उसके बाद मैं प्यून को देता हूँ 20,000 रुपये। जैसा आपको लगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। सुपरवाइज़र को देते हैं 25,000 रुपये और उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लर्क आ गया, क्लर्क को हम देते हैं 15,000 और प्यून को देते हैं 20,000। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे सैलरी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला काम चालू करते हैं जो कि है हमारी अटेंडेंस। अब अटेंडेंस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे हम यहाँ पे अटेंडेंस में आ गए हैं तो हम अटेंडेंस में क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एक तारीखें चाहिए कि हम यहाँ पे ये कितने दिन इनने काम किया है, उसके हिसाब से इनकी सैलरी डिफाइन कर पाएँ। तो हमें अटेंडेंस के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम नॉर्मली लिखें यहाँ पे, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा देंगे जिसको बस मैं काम थोड़ा आसान करने के लिए लगा रहा हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है रैंड बिटवीन और यहाँ पे मैं लिखूँगा 25 और यहाँ पे लगाऊंगा कोमा और यहाँ पे लिख दूंगा 31। ये हमारा 31 का महीना है इसलिए हमने इसको यहाँ से इस तरीके से लिया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक तारीख आ गई है रैंडमली और इसी को बस मैं ड्रैग कर दूंगा और इसको सिंपल कर लूँगा कॉपी। अब मैंने कॉपी क्यों किया है, कॉपी मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हर जगह फॉर्मूला लगा है और मुझे इस फॉर्मूले को हटाना है। तो मैंने इसे कॉपी किया
होम टैब पे गया और यहाँ पे एक पेस्ट स्पेशल करके एक ऑप्शन होता है, इस पे जाके यहाँ पे पेस्ट वैल्यू यहाँ पे एक ऑप्शन होता है और यहाँ लिखिए वैल्यू लिखा हुआ है, बस इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला था ये यहाँ से हट चुका है और यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास रैंडमली एक मतलब तारीखें बनकर आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमें अगला काम जो करना है वो निकालना है इनकी सैलरी। अब सैलरी निकालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी वर्कर जो आपके पास काम करता है तो उसका जो महीना है 30 का हो या 31 का हो, उसके हिसाब से उसकी सैलरी बन के आती है। और ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाएंगे। जैसे हमने किया इक्वल और सबसे पहले ले लेना है आपको सैलरी को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड का साइन लगाना है और आपका जो भी महीना है, जैसे कि मान लीजिए आपका फरवरी का 28 का महीना है तो यहाँ 28 ले सकते हैं आप। अगर आपका महीना है 30 का तो यहाँ पे आप 30 ले सकते हो और यहाँ अगर आपका महीना 31 का है तो यहाँ पे 31 लेंगे और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। और जो ये हमारी अटेंडेंस है, मतलब कि हम 30 दिन आए हैं, मतलब 31 का महीना था, हम 30 दिन आए हैं तो हमारी जो 15,000 जो सैलरी है उसमें से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बाद जो हमारा ये रिज़ल्ट है कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा कि इनकी सैलरी थी 15,000 लेकिन इनने एक दिन छुट्टी कर ली तो इनकी सैलरी हो गई 14,516 रुपये, कुछ इस प्रकार से। और बस इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे सभी की जो सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने ये निकाला कि हमने बहुत ही सिंपल, एक बार और मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने सबसे पहले किया इक्वल और जो हमारी बेसिक सैलरी है हमने उसको भाग दे दिया 31 से। इससे होगा ये कि जब हम भाग देंगे तो जो हमारी सैलरी है वो हमारी निकल कर आएगी। जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे तारीख से कि हम 30 दिन आए हैं, मतलब कि टोटल 30 दिन हमने काम किया है तो हमें उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए, इसलिए हमने इसको लिया और उसके बाद कर दिया एंटर। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी और आप इसको बस अब ड्रैग कर ले तो यहाँ पे आपकी सैलरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि बेसिक मतलब जो एक अभी नॉर्मल सैलरी जो हमने निकाली है वो किस प्रकार से निकाली है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं जो कि हमारा है HRA, जिसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब किसी किसी कंपनी में होता ये है कि आपका जो एम्प्लॉय होता है, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ को वो एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं कि जैसे मान लेते हैं 1500 रुपये उनने उनको दे दिया और इसी को बस वो हम ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे सभी को 1500 रुपये हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। लेकिन किसी किसी जगहों पे ये होता है कि जिनकी सैलरी जिस हिसाब से है उसके हिसाब से उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो अब वो कैसे निकलेगा यही हम देखने वाले हैं। तो हम करेंगे सिंपल इक्वल और यहाँ पे जैसे हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम करना है। जो हमारी बेसिक सैलरी है उसको लेना है और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। हमारी जो बेसिक सैलरी है हमें उसे लेना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और जितना भी हम परसेंटेज के हिसाब से उसे एक हाउस रेंट अलाउंस देना चाहते हैं हमें वो लिख देना है। जैसे कि हम यहाँ पे 10% देना चाहते हैं तो हम यहाँ 10 और शिफ्ट के साथ यहाँ पे परसेंटेज का साइन ले लेंगे कीबोर्ड की सहायता से और इसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो कुछ इस प्रकार से देखिए इनका 10% 15,000 के हिसाब से 1500 रुपये निकल कर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यही फॉर्मूले में कम से कम 3-4 बार और निकालने वाला हूँ, तो आपको इस बार नहीं क्लियर होगा हो तो अगली बार ऐसे 2-3 बार हम निकालेंगे तो आपको ये क्लियर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगला फॉर्मूला लगाते हैं जो कि है DA। अब ये डेयरनेस अलाउंस होता है, एक तरह का ये पैसे होते हैं जो आपको एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए भी बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने HRA निकाला था बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से हमें इसको भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इक्वल और जो हमारी बेसिक सैलरी हम उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7.5 और शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे 5 दबाएंगे तो उससे परसेंटेज का साइन बना आ जाता है और बस हम कर देंगे एंटर कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए इनका DA भी निकल के आ चुका है और बस हम इसी को ड्रैग कर देंगे तो सभी का निकल के इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा है ना किस तरीके से हमने DA निकाला। अब इसके बाद आ जाते हैं TA पे। TA जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि हम TA भी परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं अगर हमें चाहिए हो। TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब कि आपका एम्प्लॉय कहीं आपके काम से बाहर जाके अपनी सर्विस देता है तो उसको आप एक तरीके से जो बाहर वो पैसे खर्च करता है वो आप यहाँ पे उसको देते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इसको देना चाहते हैं तो इसके लिए हम चाहें तो हम एक फ़िक्स अमाउंट भी दे सकते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं कि हम इसको 1500 रुपये या फिर 1250 रुपये इसको हम हर महीने TA देते हैं।
तो हम इसी को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सभी के लिए निकल कर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे नॉर्मल निकालना चाहते थे, हमने इसलिए इसको परसेंटेज में नहीं निकाला। और जैसे कि यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो कहीं नहीं जाते हैं यहाँ पे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनको ज़ीरो रुपीज़ दे देंगे। और इसके अलावा जो हमारा स्टाफ होता है वो भी कहीं नहीं जाता है, तो हम स्टाफ नहीं हो गए यहाँ पे, जो हमारे वर्कर होगा या कोई भी एक मान लेते हैं जो भी हैं यहाँ पे, इनको हम इससे कर देते हैं ज़ीरो। कुछ इस प्रकार से हमने प्यून को कर दिया ज़ीरो, कि यहाँ पे ये प्यून कहीं नहीं जाते, ये ऑफिस में ही रहते हैं, इसलिए इनको कुछ यहाँ पे टीए नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो एमए दिया है ये इसको कहते हैं हम महंगाई भत्ता। जब भी सरकारें बजट पेश करती हैं तब उसके बाद हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है, तो कंपनियां क्या करती हैं कि हमें महंगाई भत्ते के रूप में कुछ सैलरी बढ़ाकर देती है। तो इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है कि आपको सिंपल इक्वल करना है, और जैसे हमने एचआरए निकाला, डीए निकाला, उसी प्रकार से इसको भी निकालना है कि जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी उसको लेना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और शिफ्ट के साथ यहाँ पे पहले 5 ले लेंगे और शिफ्ट के साथ 5 दबा देंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा महंगाई भत्ता भी निकल कर आ जाएगा और हम इसको कर देंगे इंटर। तो देखिए हमारा महंगाई भत्ता निकल कर आ चुका है, बस इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो सभी का महंगाई भत्ता यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पे सैलरी शीट हमारी जो बना रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, उसके लिए एचआरए, डीए, टीए और एमए हमने निकाला। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे निकालते हैं ओटी। ओटी का मतलब होता है पूरा फुल फॉर्म ओवर टाइम। ओवर टाइम इन हावर्स, मतलब कि आपका एक एम्प्लॉय आपके मतलब ऑफिस में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसके बाद भी अगर वो 2-3 घंटे ज़्यादा रुकता है तो उसे आप ओवर टाइम की सैलरी पे करते हो। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ओवर टाइम लिख लेंगे। जैसे भी हमें ओवर टाइम लिखना हो तो हम एक रैंडम पैराग्राफ फिर से लेने वाले हैं यहाँ पे, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके। तो हमने यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ लिया और यहाँ पे एक तरीके से मैं देख लेता हूँ 15 और कॉमा लगा के लिख लेता हूँ यहाँ पे 20 और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो एक मान सकते हैं कि वो हर दिन भी अगर 2-2 घंटे अपने निकाल रहा है या हर दिन भी 1-1 घंटे निकाल रहा है, तो इस हिसाब से उसके 16 घंटे यहाँ पे निकल कर आ गए हैं महीने के हिसाब से। और बस इसी को आप ड्रैग कर दें तो कुछ इस प्रकार से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इन्हीं को बस आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड के साथ साथ Ctrl+C करके इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जो ऑप्शन था इस पर जाकर यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करके एक ऑप्शन होगा, इसको यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए रैंडमली वर्ड्स मतलब नंबर्स लिखे आ जाएंगे। इसको आपको लिखने की जो एक रहती है दिक्कत रहती है वो आपको यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, यह आपका काम थोड़ा सा आसान कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी निकालनी है, मतलब कि अगर इसने ओवर टाइम किया है तो इसको ओवर टाइम कितने पैसे मिलने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जैसे हमने यहाँ पे निकाला था सैलरी उसी प्रकार से इसको भी निकालना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज आ जाएगा कि हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे जो हमारी सैलरी है हम पहले उसको ले लेंगे, डिवाइडेड का साइन लगाएंगे और जो हमारा 30 का महीना है उसको ले लेंगे। आपको शायद याद होगा हमने सैलरी में भी कुछ इस प्रकार से लिखा था, लेकिन इसके बाद हमें एक और डिवाइडेड का साइन लेना है यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे लिख देना है 8। अब हमने ये क्यों लिखा है, हमने ये इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इसने 30 जो दिन काम किया है वो तो ठीक है कि 30 का महीना ये समझ में आ गया है, लेकिन जो उसकी सैलरी बनती है वो 8 घंटे के हिसाब से बनाई जाती है। और उसके बाद अगर वो कुछ काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है और उसके बाद जो उसके घंटे हमें पता चलते हैं कि उसने 19 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 15 घंटे इस तरीके से काम किया है, तो हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 8। और फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लेके जो हमारी ओवर टाइम सैलरी है मतलब ओवर टाइम जो हमने किया उसको लेकर हम कर देंगे एंटर। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे परसेंटेज में बना जाएगा। अब आप इसको सिंपली ड्रैग कर दे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और अगर इसको आपको लगता है कि ये परसेंटेज के बाद वाले हमें नहीं दिखाने, तो हम यहाँ से इसको डिक्रीज इंडेंट करके यहाँ से इनके जो ये डॉट मतलब जो पॉइंट के बाद जो संख्याएँ आती है उनको हमने इस प्रकार से हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार मैं और लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये दोबारा से क्लियर हो जाए। हमें सिंपल क्या करना है कि हमें ओवर टाइम सैलरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे और जो हमारी बेसिक सैलरी पहले उसको ले लेंगे और फिर यहाँ पे स्लैश का साइन लेके यहाँ पे लिख देंगे 30। ठीक है, और फिर आपको याद होगा कि मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिया था और फिर यहाँ पे जो हमने ये ली थी सैलरी उसको लिया था। ठीक है, आपको ये याद होगा कि हमने बेसिक सैलरी के लिए कुछ इस प्रकार से इसको निकाला था, लेकिन अब हम यहाँ निकाल रहे हैं ओवर टाइम। तो मैंने जो यहाँ पे इसके बाद स्लैश का साइन यहाँ पे फिर से लिया और यहाँ पे लिख दिया 8, क्योंकि 8 घंटे हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं।
तो 8 घंटे काम करने के बाद भी अगर वो ओवर टाइम देते हैं तो वो कितने टाइम के लिए देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ओवर टाइम उनका जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको लेकर इंटर कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका ओवर टाइम निकल कर आता है और बस 80 को हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, जैसे यहाँ सभी के लिए ओवर टाइम निकल कर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से हमने इसको निकाला। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे निकालते हैं इनकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो इनको बेसिक सैलरी मिलती है वो तो ठीक है, उसके बाद जो इनकी अटेंडेंस है उसके हिसाब से जो इनकी सैलरी बनी है, फिर उनका जो HRA है, फिर उनका DA है, TA है, PF है, ESI है, ये सभी को हमें क्या करना है, कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इक्वल और फिर यहाँ पे लेंगे सबसे पहले जो इनकी सैलरी हमने निकाली थी उसको लेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको प्लस करना है। यहाँ पे हमने प्लस लिखा, फिर इस सैलरी को लेना हमने प्लस किया, फिर यहाँ पे DA को लेना हमने प्लस किया, फिर यहाँ पे TA को लेना हमने प्लस किया, फिर यहाँ पे महंगाई भत्ते को लेना हमने प्लस किया, फिर यहाँ पे जो ओवर टाइम सैलरी है, ओवर टाइम को नहीं लेना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ज़्यादातर स्टूडेंट गलतियाँ इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पे ओवर टाइम नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है ओवर टाइम सैलरी। ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल एंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी ग्रॉस सैलरी बनकर आ जाएगी और बस आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर दें और बस इसी की सभी प्रकार से मतलब इन सभी की ग्रॉस सैलरी बनकर यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इनका PF निकालना है। तो PF भी बिल्कुल DA, TA, HRA के जैसे हमने निकाला था, बिल्कुल सेम वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो हम सैलरी से अभी तक यहाँ पे काम करवा रहे थे वो अब हमें यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो निकली है वहाँ से इनका PF कट कर कर इनको देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और फिर यहाँ पे जो हमारी ग्रॉस सैलरी निकली है इसको लेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे 5 दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज का साइन बना आ जाएगा और बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें एंटर दबा देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा PF जो हमारी ग्रॉस सैलरी से कटता है वो यहाँ पे बनकर आ जाएगा और इसी को हम यहाँ पे सिंपल प्रकार से यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सभी का ग्रॉस सैलरी निकल कर आ जाएगी। और अगर आपको डॉट के बाद जो संख्या है उसकी ज़रूरत नहीं हो तो यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से हटा सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस जिसे हम कहते हैं, कुछ इस प्रकार से इनको आप हटा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं एक बार और लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको सिंपल क्लियर हो जाए। हम PF जब निकालते हैं तो वो ग्रॉस सैलरी से निकालते हैं और जो भी हम जो सैलरी देते हैं उससे HRA, DA, TA, MA और ये ओवर टाइम सैलरी, ये सब कुछ हमारी जो सैलरी होती है उससे हम निकालते हैं। जो हमारी बेसिक सैलरी मान सकते हैं उसको हम निकालते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रॉस सैलरी जो होती है उससे हम PF निकालते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल इक्वल करते हैं, ग्रॉस सैलरी को ले लेते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखते हैं 12। आपके हिसाब से अगर आपके जो कंपनी है वहाँ पे 12, 15 जो भी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, परसेंटेज के हिसाब से जो भी आपको मिलती हो। PF अगर आपका कटता हो तो आप उसको वहाँ पे ले सकते हो और बस आपको शिफ्ट के साथ उसको ले लेना है और बस एंटर कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की सैलरी से काटा जाता है और ये तब मिलता है जब आप शायद जॉब छोड़ रहे होते हो या फिर आप रिटायर हो रहे होते हो तो आपका PF मिलता है और वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ही मिलता है, ज़्यादातर छोटी कंपनियों में नहीं मिलता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो इनकी नेट सैलरी है वो निकाल लेते हैं। वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमने सबसे पहले किया इक्वल और जो हमारी ग्रॉस सैलरी हमें उसको लेना है और फिर माइनस का साइन लगाकर यहाँ पे जो हमारा PF है उसको लेकर बस हमें एंटर दबा देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो नेट सैलरी मतलब कि जो हमारे बैंक अकाउंट में डाली जाएगी या हमें कैश या चेक से के हिसाब से चेक के माध्यम से दी जाएगी, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे सभी की हमारी सैलरी निकल कर आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो एक नॉर्मल सैलरी शीट या हम कह सकते हैं एडवांस सैलरी शीट हमने जो बनाई है कुछ इस प्रकार से बनाई है। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सबसे ऊपर नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इसके लिए हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाले सेल्स को और इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, और उसके बाद लिख देते हैं सैलरी और फिर यहाँ लिख देते हैं शीट।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम इस वाले बड़े सेल को ले लेते हैं और इसकी सेल साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख पाए कि हम किस तरीके से यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पे इसको। तो हमने इसकी थोड़ी सी यहाँ पे नाम को बढ़ा दिया है कुछ इस प्रकार से, इतना कर लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हमें जो कलर रखना है, जैसे कि हमें कोई डार्क ग्रीन कलर रखना है तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर ले सकते हैं, है ना। और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हम वाइट रख सकते हैं और इसको बोल्ड कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बढ़िया से दिखने लगेगा। अब इसके बाद जो हमारी हेडिंग्स है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे बहुत ही सिंपल प्रकार से, और इनका जो भी कलर हमें देना हो वो यहाँ से हम दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पीला कलर दे देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो जैसे देखिए हमने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाया तो यहाँ पे ये सेल से बाहर निकल रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनको ऊपर से सेलेक्ट कर किसी भी सेल पर डबल क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बनकर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें नीचे वाली हेडिंग्स को भी ऐसे ही फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से ऊपर से। तो ये देखिए सभी सेलेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लगा लेते हैं बॉर्डर कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद अगर हमें एम्प्लॉयज़ जो ये सब कुछ दिए हैं इनको सबको सेंटर में लाना हो तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करके इस तरीके से आप सेंटर कर सकते हो। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ को भी हल्का सा बोल्ड करना हो तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे सभी को एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करके इनको बोल्ड कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से ये बढ़िया से दिखने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आईडी का कलर कुछ और होना चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर लें इस प्रकार से, और यहाँ पे जो कलर ऑप्शन होता है यहाँ से जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो यहाँ से ले सकते हैं। हल्का कलर लगे तो हल्का कलर ले सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना हो तो कुछ इस प्रकार से आप उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो इनकी सैलरी का कलर है उसको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे इसको फिर से सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जो भी आपको सैलरी का कलर अच्छा लगे उसको लेकर, और टेक्स्ट का कलर आपको जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ज़्यादातर तो ब्लैक ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे ब्लैक ही कलर ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद जो आपने DA TA HRA ये सब दिया है इनको सेलेक्ट कर लें, और इनका भी अगर कोई और कलर चाहिए आपको तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे वाइट कर देता हूँ तो ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे PF जो हमने दिया था PF को भी इसी तरीके से रेड और वाइट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो ये शीट है ये बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया जिसमें एम्प्लॉयज़ सैलरी शीट हमने बनाई है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।